आपसे वादा किए थे जो कि 8 बजे हम आएंगे, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण हम समय पर नहीं आ पाए आपके बीच। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज जो हम आए हैं, आप लोगों को पता ही है, जो कि 9 अगस्त क्रांति के अवसर पर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के निकट 107 वर्ष पुराने संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में शहीद स्मारक, जहां संपूर्ण देश में हमारे क्रांतिकारियों ने जहां जहां अपना पवित्र लहू देश की आज़ादी के लिए बहाया, वहाँ से एकत्र मिट्टी एक घड़े में रखी हुई है और हम लोग वहाँ प्रत्येक दिन उन वीर बलिदानियों को जहाँ याद करते हैं, वहीं आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो देश है भारत, जिसमें हम रह रहे हैं, आज जो हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, यह इन वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण ही हमें और आपको नसीब हुआ। दोस्तों, बहुत ऐतिहासिक दिन है 9 अगस्त, जब गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश की आज़ादी के लिए हमारे वीर बांकुरों ने जो बलिदान दिया, 1857 से लेकर 1947 तक, तो देश की आज़ादी के लिए भारत माता के संतानों ने बलिदान दिया। और 1947 के बाद आज तक देश की सीमा पर हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दे रहे हैं। देश के अंदर जो हमारी सेना है, पुलिस है, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, जो देश को एक सूत्र में बांधकर कानून का शासन स्थापित करने के लिए काम करती है, उसे भी समय समय पर बलिदान देना पड़ा है। चाहे बॉम्बे में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे नक्सल वाले क्षेत्र में हो, वो आप लोग जानते हैं, जो कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद भी अभी तक देश में एक संघर्ष चल रहा है। और यह मांग लगातार उठती रही है कि सत्ता तो बार बार बदल जाता, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन व्यवस्था जिस सपने को लेकर हमारे वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिस भारत का सपना उन्होंने देखा, हंसता खिलखिलाता भारत, जहां अन्याय, अत्याचार, दोहन, शोषण न हो, भयमुक्त समाज हो, जिसकी कल्पना करके उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस भारत के निर्माण की दिशा में अभी भी हम प्रयासरत हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं। आज ही नहीं, हमने प्रारंभ से कहा है, जो हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े। हमने जब से
होश संभाला है। सिर्फ हमने ये जाना है कि यह देश हमारा है और इस देश के अंदर क्यों इस तरीके की बातें होती है। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो मेरा मन अंदर से रोने लगता है और मन से एक आवाज़ स्वतः निकलता है जो कि आवाज़ उठाओ। इसीलिए हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए, हम किसी अन्य क्षेत्र में नहीं गए। मुझे अनेकों क्षेत्र में मौका मिला, लेकिन हमने समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से उन तत्वों का आवाज़ उठाया जो दबे कुचले हैं, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। जब हम देखते हैं जो कि व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो हम अपनी लेखनी के माध्यम से उसे आवाज़ देने का काम किया है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन अधिकारियों का, उन राजनेताओं का, जो उन लोगों ने हमारी बात पर ध्यान दिया और बहुत हद तक हमने अब तक जो प्रयास किया है उसमें हम सफल रहे हैं, कुछ बिंदुओं को छोड़कर। 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता, 100% किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, इसीलिए मुझे भी नहीं मिला। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख नहीं करना चाहिए, अपने मन को मनाना चाहिए कि 100% किसी की बात नहीं होती। लेकिन एक सवाल मन में बार बार उठता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा। न्याय सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी भारत माता के संतान हैं। और जिन लोगों ने बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, वे सभी भारत माता के संतान ही हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। और बहुत दुख होता है जब आज़ादी के आज 7 दशक के बाद भी हमारे उन वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 अगस्त को शहीद स्मारक रमेश नगर पर हम अपने सहयोगियों के साथ, शुभचिंतकों के साथ, इस देश के उन लोगों के साथ जिनके दिल में राष्ट्र के लिए दर्द है, उन्हें एकत्र कर इसी के लिए आवाज़ उठाने का काम पिछले वर्षों से करते आ रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत अंदर से प्रसन्नता है और मन में यह विश्वास है कि जरूर हमारी वर्तमान सरकार इस पर ध्यान देकर हमारे वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा इसी वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से शहीद का दर्जा दे करके उनके ऊपर जो एक दाग है उसे मिटा देंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि पिछली बार 9 अगस्त को राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत के उसी मंच पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वंशज उपस्थित थे और उन्होंने हमसे आग्रह किया कि ललित जी, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, लेकिन आज भी भारत माता परेशान है आज़ाद भारत में इस प्लास्टिक के कारण, इन कचरों के कारण धरती माता कराह रही है। मैं
इस मंच से राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम जाग उठा है भारत के मंच से, एक शपथ यहाँ उपस्थित लोगों को दिलाना चाहता हूँ। हमने उनकी बात को समझा और स्वीकारा। 9 अगस्त को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वंशज विनोद शुक्ला जी ने उस मंच पर हमारे क्षेत्र की, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की तेज तरार, बुद्धिजीवी, एडवोकेट और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी भी उस कार्यक्रम में थी और उनके समक्ष ही पूरे देश से आए हुए वीर बलिदानियों के वंशज, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन के लोगों के साथ और 1914 में स्थापित संस्कृत महाविद्यालय के बच्चों, गुरुकुल के बच्चों, विद्वान शिक्षकों के सामने यह शपथ लिया गया जो हम लोग अब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी से उसी मंच से मांग की गई थी। और फिर 11 तारीख को दौलत राम कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और वहाँ भी इंद्रेश जी के सामने में हमने ये बातें रखी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वंशज विनोद शुक्ला जी की बात, जो यह जो प्लास्टिक है वो कचरा के रूप में संपूर्ण देश को, भारत माता को सांस लेने में भी परेशानी उत्पन्न कर रहा, इसके लिए कुछ किया जाए और भारत सरकार से वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा दिया जाए, यह मांग किया जाए। यह हमने इंद्रेश जी के सामने में इंटरव्यू के क्रम में, उनका इंटरव्यू लेते हुए हमने ये सवाल रखा था। और मुझे बहुत खुशी हुई जब 15 अगस्त को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया कि वन टाइम प्लास्टिक बंद। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी चीज इस देश को दिया, यह समझने की बात है। हम इन मुद्दे पर आगे और बात करेंगे। आज हम अपने अंदर जो एक काफ़ी दिनों से बातें उठ रही थी, आज मैं उन सब बातों को रखूंगा। कोरोना काल में क्यों रोना, कोरोना काल में क्यों रोना। अगर हमने इस देश में जन्म लिया है, प्रकृति से हम सब कुछ ले रहे हैं, तो इस देश के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति उन वीर बलिदानियों की तरह देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, कल 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिवस। कल आप लोग को मैं नहीं बुला पा रहा हूं क्योंकि कोरोना काल है और हमारी सरकार ने जब यह कह दिया जो कि 2 गज की दूरी, और हम अपने मीडिया के माध्यम से भी यह आवाज़ उठाते रहते हैं, तो हम यह चाहेंगे कि हम भी वो काम ना करें जो किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। तो कल शहीद स्मारक रमेश नगर पर मैं स्वतः अपने 5 मित्र, आंचल की छाव
एनजीओ जो यहाँ की एक बहुत ही ज़मीनी एनजीओ है, दीपिका मलिक, जिसे दिल्ली पुलिस की काउंसलिंग से लेकर जो थानों में कुछ घटना घटती है उस पर उन्हें बुलाया जाता है, उनके माध्यम से होता है। समाज में वो अच्छा काम करती है, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है और काफ़ी सक्रिय है। और जब हमने राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो 1 तारीख को सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने अपने यहाँ रखा था। उस कार्यक्रम से 2 चीजें निकलकर सामने आई। एक तो पूरे समाज में यह संदेश गया, दूसरा हर घर पे तिरंगा की शुरुआत उन्होंने अपने घर से किया। मतलब कार्यक्रम को, हमारा जो यह कार्यक्रम है, हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज को सलाम, राष्ट्र प्रथम सिद्धांत, उन सभी चीज़ों में उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया। तो हमने उन्हें भी आमंत्रित किया है। एक तो वह आदि शक्ति हैं, महिला हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं, तो हम उनके हाथ से भारत माता के सामने दीप प्रज्वलित कराएंगे, उन शहीदों को प्रणाम करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भीड़ और अन्य कार्यक्रम हम नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे आज विशेष रूप से आना पड़ा, क्योंकि लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे। क्रांतिकारी के वंशज से भी हम लगातार संपर्क में थे। उन लोगों में कई क्रांतिकारी के वंशज दिल्ली में हैं, वो आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन हमने उचित नहीं समझा इस कोरोना काल में उन्हें बुलाए और भीड़ एकत्र हो। तो हम यह कार्यक्रम करेंगे इसी वर्ष में 16 दिसंबर को इसी कार्यक्रम को करेंगे, जब आपका लोकप्रिय, आपका प्रिय, आपका चहेता, आपकी आवाज़ इंडिया दर्पण का 25 वर्ष पूरा हो रहा है। 25वीं वर्षगांठ पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। तब तक यह कोरोना का रोना भी खत्म हो चुका होगा और हम सब लोग हंस रहे होंगे और हम लोग सब मिलकर भारत माता की जयकार करेंगे। और उन क्रांतिकारियों को, हो सकता है तब तक हमारे प्रधानमंत्री उन क्रांतिकारियों को, वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान कर दे, तो उन लोगों के अंदर भी एक जोश, एक उमंग होगा और हम सब मिलकर करके भारत माता की जयकारा लगाएंगे और तिरंगा लेकर करके माननीय प्रधानमंत्री जी का और इस देश की सरकार का जो है मनोबल बढ़ाएंगे और कहेंगे कि आपने 370 और 35 ही नहीं, राम मंदिर ही नहीं, आपने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले बलिदानियों को के वंशज को भी सम्मान दिया है और उन बलिदानियों को भी आपने, जो उनके ऊपर एक दाग लगा हुआ है, आपने उसे मिटाने का काम किया है, आपने शहीद का दर्जा देने का काम किया है। इसीलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपको सलाम करते हैं, हम आपका जिंदाबाद करते हैं, हम आपका जिंदाबाद करते हैं, हम आपका जिंदाबाद करते हैं। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, तात्या टोपे, हजारों
लाखों भारत माता की संतानों ने बलिदान दिया। जालियांवाला बाग कांड किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ चीजें सामने आई, कुछ चीजें सामने नहीं आई। कितने बलिदान के बाद हम आज आजाद हैं और हम अपने हिस्से के हिंदुस्तान की सुरक्षा और रक्षा नहीं कर पा रहे। हम हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, आप लोग उसे सुनिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में दिया गया। अंग्रेज चले गए, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हो गए। लेकिन वास्तविक रूप से हम आज भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आज भी जो सच्ची आजादी मिलनी चाहिए वो आजादी नहीं मिली है। आप लोग अपने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। मीडिया पर यह आरोप लगता है, लग रहा है, तरह तरह की बातें मीडिया के बारे में आ रही है। कहा जाता है यह गोदी मीडिया है, ये फलाना मीडिया है, ये चिकाना मीडिया है। अगर हम भी मोदी जी के बारे में ज़्यादा कहेंगे तो तुरंत यह कहना शुरू कर दिया जाएगा कि ये भी जो है मोदी का पिछलग्गू है, ये भी है मोदी का चमचा है, ये भी मोदी का जो है चापलूसी करने वाला पत्रकार है, संपादक है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से सुनो। मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, किसी भी राजनीतिक दल का नहीं हूं। 100% संपादक हूं, एडिटर हूं। और मेरे नज़र के सामने में जो बातें आएंगी तो उसे हम हर हाल में प्रकाशित करेंगे, करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, चाहे इस क्रम में हमारा प्राण ही क्यों ना चला जाए। क्योंकि कोई अमर होकर करके तो आया नहीं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जो जानते हैं धर्म को, जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे, जो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन भीष्म पितामह भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरण नहीं कर पाए। उन्हें तीरों की सैया पर लेटना पड़ा जब तक सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं हो गया, अर्थात दक्षिण से उत्तर की दिशा में नहीं गया। मित्रों, यह देश आपका है, यह देश किसी का नहीं है, यह आपका है। कब? जब आप इस देश के हैं। यह देश आपका है तब जब आप इस देश के हैं। अगर आप इस देश के नहीं हैं तो यह देश आपका कैसे हो सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज चला गया, अब अंग्रेज नहीं है इस देश में। दूसरी बात, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान चले गए, आज पाकिस्तान में उनकी क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है।
आज पाकिस्तान की सरकार की स्थिति ये है कि उसने जो कर्जा ले रखा है, उस कर्जे का जो इंटरेस्ट है, उसकी अदायगी के लिए भी उसे कर्जा लेना पड़ रहा है। अर्थात पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। दूसरी तरफ भारत है, जो आज भी राफेल खरीद करके लाया है। 500 वर्षों से, 5 शताब्दी से जो चीजें भारतवासी इंतजार कर रहे थे, माननीय न्यायालय ने भारतीयों को सौंपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भूमि पूजन किया है। 5 अगस्त का दिन जब तय हुआ तो हम ये सोचने लगे जो कि ये 5 अगस्त का ही दिन क्यों रखा गया। कई लोगों ने कई सवाल भी उठाए, मुहूर्त पर सवाल उठाया गया, लेकिन हम बहुत प्रसन्न हुए जो 5 अगस्त 1972 को बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जिस विश्वविद्यालय से हमने शिक्षा ग्रहण किया, हमारे विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना 5 अगस्त 1972 को हुई थी। बिहार, मां जानकी बिहार की और श्री राम उत्तर प्रदेश के। तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने माता सीता की भावना को जानकर यहाँ के विद्वानों को कहा जो कि 5 अगस्त करो, और 5 अगस्त हो गया। वो 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 की भी बात हुई थी, 3 या 5, कोई भी तिथि हो सकती थी, 5 ही क्यों? अब देखिए, एक तरफ 5 अगस्त 1972, दूसरी पंचतत्व, पंच तत्वों से सब कुछ निर्मित ईश्वर भगवान प्रभु श्री राम, जिन्हें किसी ने नहीं देखा 500 वर्ष पहले, हमारे पूर्वज लोग इंतजार करते करते चले गए। हम भाग्यशाली हैं, हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो सब भाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान श्री राम की जन्मस्थली के निर्माण देखने का, उसके पूजन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, विवाद पैदा करने के लिए तो किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। गांव में जब झगड़ा होता है, आपस में विवाद होता है, मुखिया जी के दलान पे जब सब इकट्ठे होते हैं तो कहता है जो हाँ हम सब बात मान लिए लेकिन खुट्टा वहीं गाड़ेंगे। तो सारे लोग कहते हैं फिर तुमने माना क्या? कहता नहीं, हम बात तो आपकी सारी मानते हैं लेकिन हम खुट्टा वहीं पे गाड़ेंगे। अब आप बताइए झगड़ा कैसे समाप्त हो सकता है?
तो अगर हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रियल में हम राम राज्य लाना चाहते हैं, हम रियल में अपने आने वाली पीढ़ी को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो एक ही सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम माने, राष्ट्र प्रथम। अगर प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पे चलना शुरू कर दे तो सभी विवादों का समाधान स्वतः हो जाएगा। जब हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ राष्ट्र का है, तो फिर विवाद कैसा? जब हम ये कहने लगते हैं यह हमारी है, जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं, तो वहां से विवाद शुरू हो जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं जब सुन रहा था, जो इस देश से बाहर जाओ भ्रष्टाचार, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाया, गंदगी बाहर जाओ, अराजकता बाहर जाओ, भ्रष्टाचार बाहर जाओ। जब ये सब चीज बाहर जाएगा तो स्वतः रामराज आएगा। रामराज का अर्थ क्या? हम अक्सर लिखते हैं, कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा। उसके आगे हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है जो हम सबकी आशा को पूर्ण कर सके। और मोदी जी में यह सामर्थ्य है आज की तारीख में। वो सबकी आशा को भी पूर्ण कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में उन्होंने जिस प्रकार से देश को संभाला है, कहने वाले चाहे जो कुछ कहें, लेकिन सही बात यह है कि ईश्वर ने उन्हें इसी दिन के लिए तैयार करके इस धरती पर भेजा था, और बहुत ही सही ढंग से सब कुछ हो रहा है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, यह मनुष्य है, मनुष्य के अंदर तो हो गया, नहीं 100% तो प्योर कोई हो ही नहीं सकता। सोने से जब ज्वेलरी का निर्माण होता है तो उसमें भी कुछ मिलावट करना पड़ता है, तो कुछ मिलावट तो होता ही है, कुछ कमियां तो सबके अंदर है। यह देखना चाहिए कि उसकी सोच क्या है, वो चाहता क्या है। हम आज 9 अगस्त कल है, अगस्त क्रांति दिवस कल है, उसके पूर्व संध्या पर हम राष्ट्र से यह जानना चाहते हैं कि आप सभी लोग मंथन कीजिए कि नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है। आपके पास अगर कोई विकल्प है तो आप राष्ट्र के सामने लाइए। सिर्फ राजनीति के लिए इस राष्ट्र के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए, अगर आप इस राष्ट्र के विकास के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आप को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आता है ना नाम जयचंद का, क्यों आता है? और जब दोस्ती की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की बात होती है ना।
जब प्यार की बात होती है तो हीर और रांझा की बात होती है ना। जब फकीरी की बात होती है, कबीर की बात होती है ना। जो इस देश के लिए त्याग करेगा, इस राष्ट्र के लिए त्याग करेगा, उसकी भी चर्चा होगी। जो इस राष्ट्र के साथ विश्वासघात करेगा, उसकी भी चर्चा होगी। जैसे राम का और रावण का होता है, जैसे कृष्ण का और कंस का होता है। आपको यह तय करना है आज, जो आपको कृष्ण बनना है उनके पद चिन्हों पे चलना है, या आपको कंस बनना है कंस के पद चिन्हों पे चलना है। आपको राम के पद चिन्हों पर चलना है और आदर्श स्थापित करना है, या रावण के पद चिन्हों पर चलना है और आपको अपने वंश का विनाश करना है। आपको तय करना है, कोई और नहीं आएगा। देखिए मित्रों, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यशैली से बहुत कुछ सीखा हूं, और जब से हमने उनके काम करने के तरीके का अनुकरण करना शुरू किया है, परिश्रम तो हम करते थे पहले भी, लेकिन अब हम जिस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, जो जिसे जो कहना है कहे, हमारी दिशा सही है और हम इस पर चलेंगे ही, चाहे इसका परिणाम ईश्वर ने जो निर्धारित कर रखा हो। हमने तय कर रखा है और हम उसके बाद हम देख रहे हैं जो ही बहुत ही सही ढंग से सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑफिस के डिप्टी सेक्रेटरी, राष्ट्रपति भवन से प्राइवेट सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री राजस्थान को आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सभी लोगों ने राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, जाग उठा है भारत, जो पिछले बार हमने कार्यक्रम किया था और उन लोगों को आमंत्रित किया था, वो लोग आ तो नहीं सके, लेकिन अपने अपने तरफ से उन लोगों ने शुभकामना भेजा और हिम्मत बढ़ाया, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा देना, जब आज़ादी के 7 दशक तक कोई सरकार नहीं दे पाई है तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा। उसके बावजूद अगर माननीय राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा हिमाचल के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा पत्र भेजा गया, इस कार्यक्रम के लिए बधाई दिया गया, शुभकामना दिया गया और न आने का कारण बताया गया, तो यह बात बहुत ही प्रशंसनीय है। जो जब आप राष्ट्र के लिए कोई काम करते हैं तो सभी जगह से आपको स्वतः सहयोग मिलता है, और मुझे सहयोग लगातार मिलता रहा और यह कार्यक्रम होता रहा। इस बार हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, 9 अगस्त को तिरंगा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं 9 अगस्त को, लेकिन यह कार्यक्रम हम 16 दिसंबर को जरूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है, मनुष्य के चाहने से कुछ नहीं होता। प्रयास करना मनुष्य का काम है। हम प्रयास करेंगे जो 16 दिसंबर
को जब दैनिक इंडिया दर्पण समाचार पत्र का 25वीं वर्षगांठ हम मनाएं तो उसी समय में इन वीर बलिदानियों के वंशज को हम आमंत्रित करें, उन्हें सम्मानित करें जैसे हम 9 अगस्त को सम्मानित करते थे। और इस बार हम उस कार्यक्रम में जो हमारे देश के सीमा पर शहीद होते हैं उन देशभक्तों के परिवार को भी आमंत्रित करेंगे और जो अभी हैं उन्हें भी हम बुलाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मित्रों का लगातार मुझे फ़ोन आया है और वो मुझे सहयोग करना चाहते हैं और उन लोगों ने हमारा हिम्मत बढ़ाया कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप इसे करो। तो हम आप लोगों से आज वादा करते हैं फिर से एक बार कि हम इस कार्यक्रम को 16 दिसंबर को करेंगे। 9 तारीख को हम करने में असमर्थ हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और हम नहीं चाहते जो कि किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं। हम 9 अगस्त को आप लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं। जो जहां हैं आप सभी आदमी अपने अपने घरों के ऊपर, अपने अपने प्रतिष्ठान के ऊपर जो जहां रहते हैं एक राष्ट्रीय ध्वज जरूर लगाएं, भारत उत्सव मनाएं। और 15 अगस्त को जब हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो आप लोग उसी राष्ट्रीय ध्वज को थामे हुए उन्हें आप वहीं से आशीर्वाद देना कि आप राष्ट्र के लिए इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। यह राष्ट्र आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।